जब एक जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनके कैंप के अंदर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बिठाया और उसे फ्यूचर के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि मुझसे कयामत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि मुझसे कयामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरी मौत और उसके बाद यरूशलेम की फतह, और फिर एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। इस हदीस के बाद ये सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ। इस हदीस के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और उनकी वफात के बाद कुछ ही सालों में मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में ये सारे इलाके फतह कर लिए। यरमुक और कादसिया जैसी अजीम जंगें जीतने के बाद एक तरफ मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर में उनके कैपिटल मदईन को फतह किया और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने पैगंबरों की सिटी यरूशलेम को फतह किया, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके। नाउ यहाँ से आगे मुसलमान रुके नहीं, बल्कि हजरत उमर के ऑर्डर्स पर मुसलमानों ने अपनी फौज को ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ऊपर तुर्की की तरफ रवाना हुआ और दूसरा ग्रुप आमिर बिन आस की लीडरशिप में फलस्तीन के इलाके गजा को फतह करने के लिए गया। यस, वही गजा जहाँ पर आज खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा फुल स्पीड आगे बढ़ रहे थे। और बहुत सारी छोटी छोटी जंगों के बाद मुसलमानों ने ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। लेकिन इन सारी जंगों में एक जंग को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द बैटल ऑफ द आयरन ब्रिज, क्योंकि ये जंग बिल्कुल यरमुक और कादसिया की तरह एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। क्योंकि रोमन एम्पायर हजारों की फौज लेकर इस ब्रिज के पास खड़ी थी और दरिया की दूसरी तरफ अबू उबैदा सिर्फ 15,000 की फौज के साथ खड़े थे। और अब एक बार फिर मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतनी एक बड़ी जंग, तो हमने आज तक इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं है? क्योंकि ये जंग शुरू होने से पहले खत्म हो गई। जैसे ही मुसलमानों की फौज एक दूसरे के सामने आई, अचानक रोमन फौज ने देखा कि उनकी एक साइड से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब रोमन फौज ने थोड़ा गौर से देखा, तो एक दूसरी फौज फुल स्पीड इनकी तरफ बढ़ रही थी। एंड ऑफ कोर्स ये फौज कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि खालिद बिन वलीद ने कब और कैसे इस दरिया को क्रॉस किया था। लेकिन अचानक जंग से पहले ही खालिद बिन वलीद ने वहां पहुंचकर इस रोमन फौज को क्रश कर दिया और रोमन्स एक बार फिर ये जंग छोड़कर भाग गए। और इस तरह ये इतनी बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये जंग सीरिया में मुसलमानों की आखिरी जंग थी और इस जंग के बाद मुसलमानों ने हमेशा के लिए पूरे शाम को फतह कर लिया। अब मुसलमानों की खिलाफत का कंट्रोल सीरिया, फलस्तीन, जॉर्डन और लेबनान तक फैल चुका था। जिसके बाद मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा यहीं पर रहे और खालिद बिन वलीद अकेले अपनी फौज के साथ पहली बार रोमन एम्पायर के मेन हेडक्वार्टर तुर्की में दाखिल हुए और बहुत तेजी से रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। बट वेट, अगर खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने क्लोज पहुंच चुके थे, तो फिर उन्होंने इसे फतह क्यों नहीं किया? बल्कि ये सिटी तो इससे 800 साल बाद एक दूसरे बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह की थी। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद तुर्की में दाखिल हुए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बनते ही खालिद बिन वलीद को उनके पोस्ट आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था। लेकिन अब भी मुसलमान खालिद बिन वलीद को बाकी सारे जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे, क्योंकि अब भी कुछ नए मुसलमान ये समझते थे कि आज ये खिलाफत राशिदा जहां भी है, सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से है। और हजरत उमर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि ये खिलाफत मेरी या खालिद की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की वजह से कायम है। इसके अलावा एक मसला ये भी था कि इससे कुछ ही अरसा पहले एक दिन खालिद बिन वलीद कहीं बैठे हुए थे और एक शायर ने उनके सामने कुछ अशार पढ़े, तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उस शायर को 10,000 दरहम दिए। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज में अपने जनरल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हर जगह जासूस बिठाए हुए थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद ने उस शायर को पैसे दिए,
वहाँ बैठे हजरत उमर के एक जासूस ने फौरन ये खबर मदीना में खलीफा तक पहुंचाई। हजरत उमर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम यहाँ मदीना में बिल्कुल एक सादा और आम जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे जनरल्स वहाँ ये सब कर रहे हैं। और हजरत उमर को इस बात का भी डर था कि कहीं खालिद बिन वलीद ने उस शायर को ये पैसे मुसलमानों के माले गनीमत से ना दिए। तो फौरन हजरत उमर ने मदीना से एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा। ये बहुत ही एक खतरनाक लेटर था। इसमें हजरत जनरल खालिद बिन वलीद को एमेसा के सारे मुसलमानों के सामने पेश किया जाए और फिर सबके सामने उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने उस शायर को ये 10,000 दरहम अपनी जेब से दिए या मुसलमानों के बैतुल माल से। अगर अपनी जेब से दिए तो ये बिल्कुल फजूल खर्ची है और अगर बैतुल माल से दिए हैं तो ये इस एम्पायर के साथ खयानत है। दोनों सूरतों में खालिद बिन वलीद को फौज से डिसमिस करना जायज है। नंबर 2, खालिद बिन वलीद इस ऊपर वाले क्वेश्चन का जो भी जवाब दे उसे मुसलमानों की फौज से डिसमिस कर दिया जाए। नंबर 3, और डिसमिस करने के बाद उसे फौरन मुसलमानों के कैपिटल मदीना में मेरे पास भेजा जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि खालिद बिन वलीद की पर्सनैलिटी से तो रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाह भी कामते थे। तो अब हजरत उमर को इस काम के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो खालिद बिन वलीद जैसे पावरफुल आदमी का भी हिसाब ले सके। और इस काम के लिए हजरत उमर ने एक बहुत बड़ा सहाबी मुअज्जिन रसूल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को चूज किया। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कोई आम नहीं थे। उन्होंने इस्लाम बहुत ही सख्त टाइम में कबूल किया था जब वो एक गुलाम थे और उनके मालिक उन पर बहुत सख्त जुल्म किया करते थे, लेकिन फिर भी वो इस्लाम से पीछे नहीं हटे। तो इसीलिए हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद जैसे बड़े जनरल को कन्फ्रंट करने के लिए बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। तो अब खलीफा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए आर्मी चीफ अबू उबैदा ने होम सिटी के सारे लोगों को जमा किया और खालिद बिन वलीद को भी यही आने का हुक्म दिया। खालिद बिन वलीद ने यहाँ पहुंचकर ये महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अबू उबैदा अपना सर नीचे करके बिल्कुल खामोश बैठे थे और इस पूरे महफिल में बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो खालिद बिन वलीद आकर अपनी जगह पर बैठे और सामने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठे थे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत वेट किया कि अब अबू उबैदा कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी अबू उबैदा बिल्कुल खामोश रहे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ आ गई कि अबू उबैदा बहुत ही एक सॉफ्ट इंसान है और उन्होंने खालिद बिन वलीद के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी थी और दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब थे। तो आखिर हजरत बिलाल इस महफिल में खड़े हुए और वहाँ सबके सामने खालिद बिन वलीद से पूछा कि ए खालिद, हमारे खलीफा उमर बिन खत्ताब ये जानना चाहते हैं कि तुमने जो 10,000 दरहम उस शायर को दिए थे वो तुमने अपने पैसों से दिए थे या मुसलमानों के बैतुल माल से। ये सुनकर खालिद बिन वलीद और वहाँ पर सभी बिल्कुल हैरान हो गए। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा पूछा कि खालिद, ये पैसे अपने जेब से दिए थे या बैतुल माल से? इस पर खालिद बिन वलीद ने आखिर कहा कि ये मैंने अपने पैसों से दिए थे। नाउ खालिद बिन वलीद इस वाक़े के बाद वापस अपने सोल्जर्स की तरफ चले गए। यहाँ पे एक बात नोट करना लाजमी है कि उस जमाने की दुनिया में स्लेव्स और स्पेशली ब्लैक स्लेव्स को बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब जब एमेसा में एक फॉर्मर ब्लैक स्लेव उस वक्त के सबसे ताकतवर जनरल को कन्फ्रंट कर रहा था, वहाँ के लोग ये सब देखकर बहुत ही हैरान थे। लेकिन इस सब से ये क्लियरली पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जो बात कही थी कि किसी वाइट को किसी ब्लैक पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। इस तरह हजरत उमर की इस खिलाफत में रेसिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था। खालिद बिन वलीद तो वापस अपने सोल्जर्स के पास चले गए थे, लेकिन अबू उबैदा इब्न जर्राह उन्हें ये बात बता ही नहीं सके कि इस लेटर में दो और पॉइंट्स भी हैं कि खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से डिसमिस करके मदीना की तरफ भेजा जाए। और वहाँ मदीना में हजरत उमर खालिद बिन वलीद का इंतजार करते रहे, लेकिन आखिर काफी दिनों बाद उन्हें समझ आ गई कि जरूर अबू उबैदा ने उन्हें बताया ही नहीं होगा। तो हजरत उमर ने एक दूसरा खत खालिद बिन वलीद की तरफ डायरेक्ट भेजा कि तुम्हें फौज से डिसमिस कर दिया गया है और फौरन सारे काम छोड़कर मदीना में आकर मुझसे मिलो। खालिद बिन वलीद हजरत उमर का लेटर लेने के बाद दोबारा अबू उबैदा इब्न जर्राह के पास गए और उनसे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हजरत उमर ने मुझे फौज से निकाल दिया है। तो अबू उबैदा ने उन्हें कहा कि आज ये जो भी हो रहा है इसमें मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये सब खलीफा के ऑर्डर्स हैं। तो आखिर फाइनली खालिद बिन वलीद शाम में अपनी फौज को छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन मदीना जाने से पहले खालिद बिन वलीद शाम की उन सिटीज की तरफ गए जिन्हें उन्होंने खुद फतह किया था और खालिद बिन वलीद को देखकर उन सिटीज के लोग उनके इस्तकबाल के लिए बाहर निकले
اور وہاں کے لوگوں کے سامنے آخری سپیچ کر کے انہیں الوداع کہا اور پھر فائنلی مدینہ پہنچے۔ جیسے ہی خالد بن ولید مدینہ پہنچے اور حضرت عمر کے گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں ہی ان کی ملاقات خلیفہ عمر سے ہوئی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ عمر بن خطاب کھڑے تھے